आप जब शादी करते हो, शादी करने के बाद पहले आप अकेले हो, लेकिन साथ में आपका एक पार्टनर जुड़ता है। दोनों पार्टनर मिलके 50-30-20 का आप रूल बना लेते हो, तो आप मोस्टली आपकी क्या फाइनेंशियल स्ट्रेस दूर हो जाता है। जितनी आपकी नीड है, नीड के हिसाब से आपकी कम से कम आपकी जो इनकम है वो आपकी नीड प्लस होनी चाहिए। वांट डिस्क्रिशनरी है कि आप वांट के बगैर रह सकते हो, लेकिन नीड के बगैर आप रह नहीं सकते। जब भी आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट सैलरी यू शुड स्टार्ट योर एसआईपी। आपके पास गोल्स हैं, आपके पास मंथली एक्सपेंसेस हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है। ये तीनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन लोगों के टर्म इंश्योरेंस भी है, मेडिकल इंश्योरेंस भी है, बंदा वर्किंग है, उसने अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं किया, उसको नहीं बताया, तो उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या है। इंश्योरेंस कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस का पैसा तभी देगी आप जब टर्म इंश्योरेंस के डोर खटखटाओगे, वो अपने आप देना पैसे नहीं आएगा। अभी आपको लगेगा कि 2 करोड़ रुपए बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आप 20 साल की एसआईपी में करोगे तो आपको पता लगेगा 5,000 में महीने की एसआईपी में आपको 2 करोड़ रुपए पूरा हो रहा है। गोल्स आपके बड़े होंगे, लेकिन एसआईपी का अमाउंट बड़ा नहीं होगा। Hi everyone, myself Krishna. Today we have Rajiv Bansal sir with us, who is Rupees MFD partner, also SIFD partner. And so today we'll be discussing finances after marriage and before marriage. So most of the couples plan their marriages very well, but they don't plan the finances, what will happen after marriage, and how as a couple they should check the finances. So Mr. Rajiv Bansal sir will help us to plan it and to basically find out whatever things that couples need to look after. मेरा नाम राजीव बंसल है। मैं 2019 से ट्रेडिंग में हूँ। उसके बाद मैंने 2024 में एमएफडी का पेपर क्लियर किया। उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और वो छोटे समय में मैंने क्या करा 150 क्लाइंट्स को ऐड किया है, और मेरा ईएम इस टाइम 12 CR का है। और अभी पिछले अप्रैल में मैंने एसआईएफडी का पेपर क्लियर किया है। तो मैं अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड जो सेबी का जो नया प्रोडक्ट है उसको भी मैं क्या कह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ साथ में। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। सो आज का जो हम लोग का टॉपिक है कि मैरिज स्पेसिफिक की कैसे एज ए कपल हम लोग प्लान कर सकते हैं मैरिज। सो एज एन इंडिविजुअल मैं भी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 6-7 years। एंड सो एक स्टेज के बाद सबको ही मैरिज का प्लानिंग करना होता है, एंड मैं भी अभी वो सोच रहा हूँ करने को, मतलब धीरे धीरे कर भी रहा हूँ। नहीं सर, नहीं हुआ, इसीलिए आज आपसे डिस्कशन है ये इस टॉपिक पे। तो सब एज ए कपल अपना वेडिंग को एक स्पेशल डे होता है सबके लिए, तो वो लोग प्लान करता है कि कैसे क्या होना है, कैसे वीडियोस होंगे, कैसे रील्स होंगे, प्री वेडिंग फोटोशूट, पोस्ट वेडिंग फोटोशूट, लाइक दैट। बट जो कि एक लाइफ का पार्ट है कि फाइनेंस जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो कि एज ए कपल कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकता है, किड्स होंगे तो उनका स्कूलिंग, उनका पेरेंटिंग, हर एक जगह पे खर्चा है। तो एकदम स्टार्टिंग में कब मेरे को पता चलता है कि हाँ मेरा फाइनेंस रेडी है, मैं अब मैरिज कर सकता हूँ? नहीं, जैसे कि देखिए, जैसे आप लोग शादी कर रहे हो, शादी में 2 बंदों की जरूरत है, एक पार्टनर आपका होगा। दोनों में से कम एक पार्टनर के पास इतना इनकम होना चाहिए कि वो घर का खर्चा बेसिक मिनिमम तो चला पाए। तो इससे पहले तो क्या आज की तारीख में शादी नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि महंगाई बहुत है। होना तो दोनों पार्टनर को वर्केबल होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन मिनिमम एक बंदे को तो जरूर होना चाहिए, और कम से कम वो क्या कह रहा है डेली का जो रूटीन के खर्चे हैं वो कम से कम निकाल सके। देन ओनली वन कैन थिंक अबाउट द मैरिज। ओके। सो अगर दोनों कपल्स में एक किसी का फाइनेंस स्टेबल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वी कैन गेट मैरिड। एक का मिनिमम क्या कह रहा है, जनरली क्या कह रहा है इंडिया में लेडीज का क्या कह रहा है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं होते थे, आज के थैंक गॉड की क्या कह रहा है आज लोग क्या कह रहे हैं दोनों लेडीज और जेंट्स दोनों कमा रहे हैं। तो दोनों का हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम एक का तो जरूर होना चाहिए। गॉट इट। और जब आप बोल रहे हो कि एक ऐसा इनकम होना चाहिए जिससे मैं मतलब एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सन वो सोच सके कि शादी कर सकते हैं, अब वो अमाउंट कितने में लाई करता है अभी करंट सिचुएशन में इंडिया में? देखो, इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल तो नहीं है कि मैं कहूँ कि किसी का खर्चा 1 लाख भी हो सकता है, सिटी टू सिटी भी डिपेंड करता है। लेकिन जो उस एरिया की जो बेसिक नीड्स है, मतलब देखिए आपके जो खर्चे होते हैं 2 टाइप के खर्चे होते हैं, एक वांट में जाता है, एक नीड में जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। वांट क्या है कि वो आपकी लग्जरी है, बेसिकली लग्जरी। जैसे एक फैमिली के लिए 10-12 लाख रुपए की गाड़ी आज एक नीड है, लेकिन अगर वो 20-22 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है तो वो एक वांट है। तो आपको जो अपना खर्चे है ना, तो दो पार्ट में बांटना चाहिए, वन इज द वांट, वन इज द नीड।
तो जितनी आपकी नीड है, नीड के हिसाब से आपकी कम से कम आपकी जो इनकम है वो आपकी नीड प्लस होनी चाहिए। से आपकी नीड के एक्सपेंसेस 50,000 पे है, तो आपकी इनकम मिनिमम 60-70,000 पे होनी चाहिए, ताकि आप क्या करें उसको क्या करें नीड्स को पूरा कर सके। वांट डिस्क्रिशनरी है कि आप वांट के बगैर रह सकते हो, लेकिन नीड के बगैर आप रह नहीं सकते। तो आपकी जो इनकम है आपकी नीड बेस्ड एक्सपेंसेस से ज्यादा होनी चाहिए। सो तो बेसिकली वो लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप शादी कर रहे हो तो आपकी नीड से ऊपर आपकी कमाई जरूर होनी चाहिए। गॉट इट ओके ओके। सो जैसे कोई कोई पर्सन स्टार्ट करता है वर्क करना, वो कॉलेज कंप्लीट करता है, वो स्कूलिंग कंप्लीट करता है, तो आफ्टर आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग लाइक द फर्स्ट 2 1 2 years, सो मोस्टली उसका अगर फैमिली साइड कोई ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहा, तो उसका खर्चा ऐसा ही होता है कि वो थोड़ा पार्टीज कर ले, एक आईफोन ले ले, कहीं पे ट्रिप कर ले, कहीं पे घूमने चले जाए, ऐसे टाइप का। बट आफ्टर मैरिज वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे चेंज होते हैं, क्या अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है उस टाइम पे? देखिए, आप जब शादी करते हो, शादी करने के बाद पहले आप अकेले हो, लेकिन साथ में आपका एक पार्टनर जुड़ता है। जब पार्टनर जुड़ता है तो आपका जो खर्चा है वो डबल हो गया। आपको जो फिर वो खर्चे को थोड़ा सा डिफाइन करना होगा कि उस खर्चे को हम्म आपने कैसे मैनेज करना है। अगर आपके दोनों के अगर वर्किंग है तो वेल एंड गुड। अगर सिंगल बंदा वर्किंग है तो आपको वो आपकी पार्टीज को कट करना पड़ सकता है, आपकी जो लग्जरीज हैं उनको कट करना पड़ सकता है। बेसिकली आपको पहले घर चलाना है, फिर आगे काम करना है। सो हम लोग अभी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा सुनते हैं कि इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सो क्या डिफरेंस आता है एज ए लाइक एज अ पर्सन, अगर मैं अनमैरिड हूँ और मैं मैरिड हूँ, तो दोनों केस में मेरा पर्सनल एक इमरजेंसी फंड कितना अमाउंट का होना चाहिए और कैसे वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं? देखिए, आपका जो मंथली खर्चा है, मंथली खर्चे की एक डेफिनेशन होनी चाहिए। जो मंथली खर्चा है उसका आपका 5-6 टाइम आपका क्या कह रहा है इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सो दैट कि इन इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, अगर आपका काम करना बंद कर रहे हो तो आपकी क्या कह रहा है बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए ताकि आपका 5-6 महीने का खर्चा आराम से निकल सकता है। क्योंकि 5-6 महीने का थोड़ा डिसेंट टाइम होता है, तब आप अपना प्लानिंग कर सकते हो कि कुछ ना कुछ क्या कह रहा है आपके पास कुछ ना कुछ प्लानिंग करना था। इमीडिएटली आपका क्या कह रहा है नहीं रुकना चाहिए। तो मिनिमम 5-6 महीने का आपके पास आपका इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। और ये जो इमरजेंसी फंड है ये लिक्विड होना चाहिए बिल्कुल। या तो बैंक की सेविंग के रूप में हो या बैंक एफडी के रूप में हो, या किसी लिक्विड होना चाहिए कि ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े तो एकदम आप निकाल सको उसको। गॉट इट ओके। तो जैसे कोई भी इंडिविजुअल अगर वो शादी कर रहा है, तो उसका मतलब ओवरऑल एवरीथिंग चेंज हो जाता है, राइट? तो उसका उसका लाइफ का हर एक पार्ट चेंज होता है, वो कैसे लाइफस्टाइल उसका लीड करता है, उसका एक फैमिली एक्सटेंड होता है, सब कुछ ही एक्सटेंड होता है, राइट? सो जैसे समवन जस्ट स्टार्टेड वर्किंग और वर्किंग फॉर 4 5 years, एंड उसका मोस्टली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऐसा होता है कि थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होता है। तो शादी के बाद क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी? क्या थोड़ा रिस्क कम लेना चाहिए, और क्या जब तक चिल्ड्रंस ना हो थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं? तो क्या क्या अप्रोच रहना चाहिए उस केस में? देखिए, आप ना क्या कह रहे हैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं कि देखो हमारा क्या फंक्शन है कि हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, हमारे पास कुछ लोन्स होते हैं, कुछ अपने पास क्या कह रहे हैं सेविंग करना होता है। तो बेसिकली बेयर मिनिमम आपको 50-30-20 की रेशो में होना चाहिए। 50% आपका जो आपकी जो मंथली इनकम है उसका 50% आपका खर्चा के रूप में खर्च होना चाहिए। थर्टी हम्म। परसेंट से आपकी ज्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए। और ओके। 20% बेयर मिनिमम आपकी सेविंग होनी चाहिए। सेविंग सेविंग खाली बैंक में सेविंग ना हो, वो इन्वेस्टमेंट हो, एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट हो। तो आपको हम्म। क्या कहते हैं जब लाइफ है, लाइफ के हिसाब से आपको 50-30 का रूल आपको मैंडेट रखना है। तो आपको अपने जो खर्चे मिनिमाइज करने हैं और आपको ईएमआई का बर्डन कम करना है और आपको सेविंग को बढ़ाना है। ये आपका गोल होना चाहिए। और सेविंग जो आप बढ़ा रहे हो खाली बैंक में नहीं रखना है कि आपने सेविंग किया हर महीने आपके बैंक में वो सेविंग में चलता जा रहा है। उसको आपको सेविंग हम्म। इन्वेस्टमेंट करना है, अपने गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना है। समझ के अगर आप शादी करने के बाद दोनों पार्टनर मिलकर अगर काम करते हैं और दोनों के अगर अपना हिसाब रखते हैं कि हम लोग कितना कितना हमें बेर मिनिमम खर्चा करना है और कितना आपको ईएमआई रखना है, कितना आपको एसआईपी करना है। तो अगर आप दोनों मिलके क्या करें, दोनों पार्टनर मिलके अपना 50-30-20 का आप रूल बना लेते हो तो आपकी कह रहा है मोस्टली आपकी कह रहा है फाइनेंशियल स्ट्रेस दूर हो जाता है। जैसे अभी मैं अभी अभी जब भी मैं म्यूचुअल फंड परचेस करता हूँ या फिर एज एन इन्वेस्टमेंट मेरे पास कुछ लमसम अमाउंट है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरा जो फंड चूजिंग का स्ट्रेटजी होता है, मैं थोड़ा स्मॉल कैप, थोड़ा ज्यादा रिस्क वाला फंड्स प्रेफर करता हूँ। तो क्या ये मेरा शादी के बाद भी रहना चाहिए, या फिर थोड़ा ज्यादा डाइवर्सिफाई करके गोल्ड सिल्वर्स
या फिर लार्ज कैप थोड़ा डेट भी एक्सपोजर लेना चाहिए? देखिए आपको ना क्या कह रहे हैं, ये ना आपकी जो जो भी आपकी एसआईपी होती है, हम लोग जो एसआईपी करते हैं विदाउट गोल बेस्ड करते हैं। आपको जो भी एसआईपी करनी है उसके अगेंस्ट में एक पहले गोल होना चाहिए। जैसे आपको लाइफ ने आपने जैसे मैरिज की, मैरिज के बाद आपके डिफरेंट डिफरेंट गोल हो सकते हैं। एक आपका हाउस बिल्डिंग एक गोल हो सकता है, एक आपका एक आपका क्या कहते हैं आपका वेकेशन एक गोल हो सकता है, एक व्हीकल बाइंग एक गोल हो सकता है, एक आपका क्या कह रहा है चिल्ड्रन प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग एक गोल हो सकता है, एक आपके रिटायरमेंट प्लानिंग एक गोल हो सकता है। जितकी ज्यादा ड्यूरेशन है, जिस गोल की हम्म ड्यूरेशन ज्यादा है, जैसे आपकी रिटायरमेंट है, आज आप 25 की एज में आप मैरिज कर रहे हो और आपकी रिटायरमेंट होनी है 60 में, तो आपकी थर्टी हम्म फाइव ईयर्स का आपका ड्यूरेशन है। जितनी ज्यादा ड्यूरेशन होगी उतना ज्यादा आप रिस्क ले सकते हो। जो गोल छोटे गोल हैं वहां पे आपको रिस्क कम लेना है। वहां पे हम्म आपको क्या कह रहे हैं, ज्यादातर क्या कह रहे हैं, आपको हाइब्रिड फंड लेना है, मल्टी एसेट एलोकेशन लेना है, इस टाइप के फंड लेना है जहां पे ड्यूरेशन ज्यादा है। कि आपको जैसे कि आपकी रिटायरमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 35 ईयर्स का टाइम है, तो 35 ईयर्स में आपको क्या कह रहे हैं, आपका मिड कैप स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए। अभी जो हम्म मोस्टली हम लोग गलती करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, जो गलती हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग एसआईपी जरूर कर रहे हैं। एसआईपी इसलिए कर रहे हैं हम्म कि साथ वाला भी एसआईपी कर रहा है, लेकिन विदाउट गोल एसआईपी कर रहे हैं। करेक्ट गोल करेक्ट या गोल को क्या करना, डिफाइन करना, गोल की ड्यूरेशन डिफाइन करना, और ड्यूरेशन के बाद बैकवर्ड एसआईपी अमाउंट कैलकुलेशन करना एक बड़ा अच्छा काम है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, सपोज करो कि आज आपने 12 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, आपको लेनी है गाड़ी 5 साल के बाद। तो हम्म 5 साल के बाद आपको 12 लाख चाहिए, तो लेकिन वो 12 लाख नहीं चाहिए, आपको उसमें इन्फ्लेशन हम्म को ऐड करना है। इन्फ्लेशन हम्म आपने 5% से इन्फ्लेशन को ऐड करे तो आपकी गाड़ी का अमाउंट जो आज 12 लाख है तो 15 लाख होगा। तो 15 लाख की आपने बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी है कि मुझे 15 लाख को मीट करने के लिए मुझे एसआईपी कितनी करनी है। और एसआईपी के लिए भी आपको एक रियलिस्टिक रिटर्न से के साथ कैलकुलेशन करनी है कि कोई 15, 18, 20% की रिटर्न से नहीं, जो आपकी रियलिस्टिक रिटर्न है 13 से 15% के बीच में, आपको उसकी कैलकुलेशन करके आप एसआईपी बैकवर्ड कैलकुलेट कीजिए। तो इंडिविजुअल गोल की ऐसे कैलकुलेशन कीजिए, आप सारे गोल्स को आप डिफाइन डिफरेंट डिफरेंट प्लान कीजिए, उसके हिसाब से एसआईपी वर्कआउट कीजिए। गोल की हम्म ड्यूरेशन कम है तो आप क्या कह रहे हैं, छोटे में क्या कह रहे हैं, कम रिस्की वाले फंड लोगे। अगर आपकी ड्यूरेशन ज्यादा है तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप, इस फ्लेक्सी कैप, इसमें एक्सपोजर ले सकते हो। एक्चुअली आप जो बोल रहे हो वो मतलब मेरा थिंकिंग प्रोसेस से थोड़ा अलग था। सब लोग एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन एसआईपी हम्म किसी के साथ लिंकेज नहीं है। हम्म जब वो एसआईपी में कहीं आपको दिक्कत आती है, जैसे अभी मार्केट फॉल हो रही है तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप आपको बुरा लग रहा है, हम्म तो आप क्या करें, आपको या तो एसआईपी बंद कर दोगे या एसआईपी को क्या करें, क्या करें, उसको फंड को चेंज कर दोगे। अगर आपको हम्म पता है कि मेरी गोल क्या करें 35 साल का गोल है, तो आपको क्या करें, आपको पता है कि आपका इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपकी क्या करें एकोमोलेशन हो रही है, तो आप क्या करें उस फंड को नहीं चेंज करोगे। बेसिकली हम प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, जब हम एसआईपी प्लान कर रहे हैं कि हमारी जो 80% एसआईपी है वो 3 साल में बंद हो जाती हैं। क्यों बंद होती हैं? क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट गोल बेस्ड एसआईपी। हम्म 80 to 90% एसआईपी 3 साल में बंद हो जाती है। एसआईपी हो रही है, लेकिन एसआईपी में जो रिटर्न आती है 10 से 15 साल के बाद रिटर्न आती है बेसिकली। तो ओके ओके आज हम क्या करें, 5-6 महीने की वॉलेटिलिटी को देख के अगर अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं तो आपको कहते हो कि अगर हमारा पैसा नहीं बना है। तो बेसिकली जब हम्म आप मैरिज करते हो या मैरिज से पहले भी आप प्लान करते हो, तो आपको अपने गोल्स डिफाइन करने हैं, गोल के हिसाब से बैकवर्ड कैलकुलेशन करके एसआईपी करनी है, और एसआईपी ड्यूरेशन के हिसाब से डिसाइड करनी है कि मेरी गोल की ड्यूरेशन क्या है। सो मैं एक बार सर्कल बैक करूंगा इस टॉपिक पे कि जैसे आपने बोला कि अगर मेरा गोल थोड़ा ज्यादा लॉन्ग टर्म है, मे बी 15 ईयर्स 16 ईयर्स, सो मैं ज्यादा रिस्की वाला फंड्स लूंगा। और अगर मेरा गोल्स शॉर्टर ड्यूरेशन है तो मैं कम रिस्की वाला फंड्स लूंगा। तो अभी तक मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर मेरा गोल सामने है, ज्यादा पास है, तो मैं ज्यादा रिस्की वाला फंड चूज करूंगा ताकि मेरे को जल्दी वो गोल अचीव हो। एक्चुअली क्या है ना कि जो रिस्की है और डबल एज है, वो ओके। आपको पैसा बना भी सकता है, आपका पैसा तोड़ भी सकता है। हम्म सपोज करो कि आपने पिछले साल में 1 लाख रुपए लगाया, और आपने हम्म किसी मिड कैप फंड में लगा लिया कि आपने सोचा कि इसमें तो 18-20% रिटर्न आती है। अब उसने क्या करा, आपने 1 लाख रुपए का आपने सोचा था कि 1,20,000 रुपये 1 साल के बाद हो जाएगा, लेकिन आज वो हम्म 80,000 हो गया है। तब क्या करोगे? तो शॉर्ट टर्म में वो गोल मेरा मिस हो जाएगा। मिस हो गया बिल्कुल। आप क्या करा, वो आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया।
तो आपको क्या कहना है, जब प्लान करना है, जितनी ज्यादा ड्यूरेशन होगी उतना ज्यादा क्या कहना है आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी। अब आप इसको दूसरे तरीके से समझिए कि अगर आप एक बंदा, आप हो 25 ईयर्स के हो और एक बंदा 60 साल का है, हु विल टेक मोर रिस्क? ऑब्वियसली मैं। तो ड्यूरेशन के हिसाब से हुआ ना, क्योंकि आपके पास ड्यूरेशन ज्यादा है, उसके पास ड्यूरेशन नहीं है। वो कहेगा कि मेरा हाँ पैसा क्या कह रहा है, मुझे कम रिटर्न मिल जाए, लेकिन क्या कह रहा है मेरा पैसा सेफ होना चाहिए। आपका क्या है कि करेक्ट। आपके पास क्या कह रहा है लाइफ पड़ी है, आप लोग क्या कह रहे हैं कभी भी क्या कह रहा है इधर उधर से टर्न आउट करके आप अपना निकाल सकते हो। तो जितनी ज्यादा गॉट इट। ड्यूरेशन होगा उतना ज्यादा क्या कह रहे हैं आप रिस्क टेकिंग होगा, जितना कम ड्यूरेशन होगा उतना कम रिस्क टेकिंग होगा। तो नेक्स्ट जो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे तो जैसे कोई भी इंडिविजुअल काम कर रहा है ना, तो अब उसका नेक्स्ट लाइफ का मोस्टली 3-4 ही बड़ा माइलस्टोन होता है। एक तो शादी, उसके बाद बच्चे, फिर घर, गाड़ी, और मे बी रिटायरमेंट, राइट? तो हम्म। तो पहला पहला अगर हम लोग दो चीज को देखें कि शादी और घर, ये दो तो एकदम लाइक लिंक्ड अप है एंड जस्ट इमीडिएटली आते हैं एक साथ ही मोस्टली। तो कैसे कैसे इसका एक्सपेंस कैसे प्लान करें? हम लोग लोन ले सकते हैं अगर किसी के पास उतना सेविंग्स ना हो कि वो अपना घर ले सके। क्या अब क्या क्या प्रेफर करते हो? रेंट स्टार्टिंग के इयर्स में रेंट कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा ईएमआई देके ले सकते हो? इसमें देखिए दो टॉपिक हैं, एक आपका मैरिज का एक्सपेंसेस, एक आपका घर का एक्सपेंसेस। तो जी। मैरिज का एक्सपेंसेस आपका जो होता है वो आपकी, जैसे एक यंगस्टर है, यंगस्टर 22-23 साल में क्या कहते हैं जॉब जॉब करता है और 25-26 की एज में, उस 26-27 साल की एज में आपको आपको क्या कह रहे हैं मैरिज का आ जाता है। तो मैरिज का खर्चा आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं एसआईपी करूंगा तो 2035 में मैरिज करूंगा। तो करेक्ट। मैरिज का हाँ। खर्चा आपको क्या कह रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन में आता है। तो उसमें मैरिज में क्या होता है कि हम लोग जो मैरिज एक बहुत ही एक सेंसिटिव और एक इमोशनल क्या कह रहा है इवेंट है। मैरिज का खर्चा आपके हाथ में है। आप मैरिज के खर्चे को मतलब आप अगर आप कोर्ट से मैरिज करते हो तो क्या कह रहा है आपका बेर मिनिमम में खर्चा हो सकता है। अगर आप क्या कह रहा है शो करते हो तो आप क्या कह रहा है कितना भी अमाउंट बिग फैट वेडिंग भी कर सकते हो। तो वो जो खर्चा है वो आपका प्लान है। तो मेरा जो मानना है कि मैरिज के लिए आपको जो भी खर्चा करो उसके ऊपर कोई लोन नहीं लेना है। मैरिज में, मैरिज के जो इवेंट है वो दो परिवारों का है, एक आपके परिवार का है, एक लड़की के परिवार का है। तो हम लोगों को उन दो परिवारों की खुशी देखनी है, ना कि लोगों की खुशी देखनी है। अभी क्या हो रहा है कि मैरिजेस में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम्म। लोग क्या कहेंगे, और उस लोग कहें क्या कहेंगे या लोगों को क्या नहीं कहेंगे, उस चक्कर में हम अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं। तो आपका और आपके परिवार का जितना बजट है उस बजट में मैरिज कीजिए। कोई खर्चा मतलब लोन लेके मैरिज में, मैं क्या कहते हैं, आप मैरिज के ऊपर कोई भी खर्चा मत कीजिए। आपको ओके। अगर 10 ड्रेस बनानी है तो 10 की जगह 5 बना लीजिए, लेकिन कोई भी लोन मत लीजिए। और एक और चीज है कि आज की तारीख में जब भी आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट सैलरी यू शुड स्टार्ट योर एसआईपी। जो मैंने आपको रूल बताया है 50-30-20। तो आपको क्या कह रहा है बेयर मिनिमम 20% आप अपनी क्या कह रहे हैं बेर मिनिमम जितना भी आपका कैश मंथली कैश इनफ्लो है उसके हिसाब से 20% के हिसाब से आप अपने एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि कह रहे हैं ये अमाउंट जितना ज्यादा बढ़ सके उतना अच्छा है। जैसे आपने अभी कह रहे हो कि आपके 3 साल आपने काम कर लिया है और 2-3 साल में आपकी मैरिज में है, तो 5 साल में भी आपका मैरिज के लिए काफी खर्च क्या कह रहा है आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। तो आपके मैरिजेस के जो आपने दो क्वेश्चन पूछे थे, तो मैरिज के खर्चे में क्या कह रहा है खर्चा इतना ज्यादा मत करिए कि क्या कह रहा है आपको लोन लेना पड़े। अगर आपका हम्म। परिवार सपोर्ट करता है या आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो, जितना आपके पास अवेलेबल कैश है, जितना आपके पास अवेलेबल फंड्स है, उसमें अपनी मैरिज प्लान कीजिए। उसके लिए कोई लोन मत लीजिए। अब जहां तक आपकी घर की बात है, घर क्या कह रहे हैं, घर आप थोड़ा सा एकदम नहीं प्लान कर सकते। आपको घर के लिए प्लानिंग में आपको, जैसे आपने आज मैरिज की तो आपको ये आपके पास इंडिया में रेंटल बहुत सस्ता है। हम्म। आपके 2-3% की रेंटल यील्ड पे आपको क्या कह रहे हैं घर पे किराए पे मिल जाता है। तो आप क्या कह रहे हैं आप कुछ टाइम के लिए रेंट पे रहिए, रेंट के हिसाब से आप एसआईपी प्लान कीजिए। और ईएमआई पे भी आपको घर मिल जाता है तो उसमें टैक्सेशन के बेनिफिट होता है। तो उसको बेनिफिट करके आप उसको बैलेंस करके आप घर की प्लानिंग कीजिए। घर की प्लानिंग में आपके पास टाइम होता है। तो आप जैसे मैंने पहले कहा था 50-30-20, तो आप 30% की ईएमआई तक आप क्या कह रहे हैं प्लान कर सकते हो कि 30% से ज्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए किसी भी क्या कह रहे हैं टोटल ईएमआई। मतलब वो घर की भी हो सकती है, गाड़ी की भी हो सकती है, एजुकेशन की भी हो सकती है। अपने दोनों की सैलरी, दोनों की इनकम जितनी है उसका 30% से ज्यादा ईएमआई में नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर 30% से हम्म। ऊपर आपके ईएमआई में जा रहा है तो आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन है, आपको स्ट्रेस करेगा। जैसे मैंने दो चीजें आपको बताई कि आपका अगर आपने शादी पे कोई
लोन नहीं लिया, तो एक बर्डन आपने कम कर लिया। हम्म एक एक बंदा है कि उसके पास क्या कह रहा है, आज वो कह रहा है कि मुझे क्या कह रहा है 25 लाख रुपए शादी के ऊपर खर्चा करना है। अब उसके पास बंदे के पास 10 लाख रुपए अपना है, परिवार के पास 10 लाख रुपए है, तो 15 लाख रुपए उसने लोन लिया। 15 लाख के ऊपर उसने ईएमआई सारी उम्र के लिए क्या कह रहा है अपने लिए खड़ी कर ली। एक बंदा है, वही बंदा क्या कह रहा है, अगर वो उस खर्चे को करके 10 लाख रुपए में कर लेता है, तो उसके पास वो खर्चा बच गया ना। सारी उम्र आप लोगों के हाँ। पास ईएमआई का, क्योंकि शादी का जो इवेंट है वो एक हफ्ते का इवेंट है, 10 दिन का इवेंट है। 10 दिन हम्म के बाद वो अगर आपने लोन लेके वो शादी की, तो आपको वो आपकी जो कह रहा है लाइफ लॉन्ग वो ईएमआई बन जाएगी। तो जो मैरिजेस के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, खर्चा वो आपके परिवार के ऊपर, आपके के जो फंड्स अवेलेबल है उस पे खर्चा कीजिए। कोई ईएमआई लेके खर्चा मत कीजिए। लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ दीजिए। घर के लिए जरूर आप लोन ले सकते हैं, घर के लिए क्या करें, लोन उतना लीजिए ताकि आपकी 30% की ईएमआई में चला जाए। ओके ओके ओके। तो आपकी जो है ना, मतलब तीन चीजें हैं आपके पास क्या कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म आपके पास गोल्स हैं, आपके पास मंथली एक्सपेंसेस हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है। ये तीनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए कि आपकी आपकी क्या कह रहे हैं आपकी क्या कह रहे हैं खर्चे भी चलने चाहिए, आपकी ईएमआई भी चलनी चाहिए, और क्या कह रहे हैं आपका इन्वेस्टमेंट भी चलना चाहिए। कोशिश ये रखना चाहिए कि आपके खर्चे कम हो, ईएमआई कम हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। लाइक आइडियल एज एक होम लेने का क्या होता है? और अभी अभी हम लोग सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप सुन रहे हैं कि इट्स बेटर टू रेंट देन टू बाई। आपका ओपिनियन क्या है इस पे? नहीं, मेरा मेरा जो मानना है, बंदे के पास आई मे बी रॉन्ग, मैं क्या कह रहे हैं यंग जनरेशन में नहीं हूँ, लेकिन बंदे के मतलब पूरी फैमिली के पास एक घर जरूर होना चाहिए। एक घर से ज्यादा नहीं होना होना चाहिए। चाहिए, एक घर जरूर होना चाहिए। वो इमिडिएटली ना हो, 10 साल के बाद हो, मैरिज के 15 साल के बाद हो, लेकिन बंदे को अपने घर के लिए जो प्लान करना चाहिए। आई थिंक मोर ऑफ लाइक फाइनेंशियली से ज्यादा अपना घर एक इमोशनल भी होता है। लेकिन एक घर मेरे हिसाब से अपना जरूर होना चाहिए। कि लोग बहुत कहते हैं कि आप रेंट पे ही रहो, अपना घर लेने की क्या हम्म जरूरत है उसकी। अपने घर का जो एक लाइफ के जो कुछ गोल्स हैं, वो गोल्स में क्या कह रहे हैं, लोग तो ये भी कहते हैं कि आप गाड़ी क्यों लो, आप ओला से चले जाओ, उबर से चले जाओ। लेकिन एक हम्म गाड़ी, घर, ये जो बेसिक चीजें हैं, ये बंदे के पास जरूर होना चाहिए। यस, प्लान करके होना चाहिए, इमीडिएट नहीं होना चाहिए कि मैं अभी एकदम जंप हम्म कर जाऊं, कि मैंने आज शादी करी मैं आज ही घर ले लूं। प्लान करके हो, लेकिन क्या कहना, स्लोली स्लोली प्लान करके हो। अगर आप प्लानिंग करके कहोगे तो आपको क्या कहना बर्डन नहीं लगेगा। अगर आप इमीडिएटली जाओगे तो एकदम क्या कहना बर्डन लगेगा। So, as a bachelor, unmarried person staying alone and working 9 to 5, मेरा या फिर जैसे इस ग्रुप का इंडिविजुअल्स का बहुत सारा हैबिट्स होता है। बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, पार्टिंग एंड पबिंग, क्लबिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। सो क्या लगता है आपको, मतलब क्या हैबिट्स ऐसा है जो शादी के पहले उसको क्विट कर देना चाहिए या फिर उसको कम कर देना चाहिए? नॉट जस्ट पार्टिंग, क्लबिंग, बट जो भी अभी का यंगस्टर जनरेशन का जो भी अभी का जो भी जैसा भी लाइफस्टाइल है, उसमें से क्या क्या लगता है आपको कि जो उसको नहीं रखना चाहिए बिफोर मैरिज और वंस दैट पर्सन इज एंटरिंग मैरिज? सारी चीजें फाइनेंशियल्स के ऊपर आती हैं कि फाइनेंशियल्स आपको अलाउ करता है तो यू शुड डू। तो आपको जो ओके। फाइनेंशियल्स है, जितनी आपकी जो सैलरी है, जो मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि आपको सब कुछ करना है, लेकिन साथ साथ में आपको अपना प्लान भी करना है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 50-30-20, दिस इज अ बेसिक रूल। कि आपको जो भी करना है आप उस 50% में कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि 50% में 40% कर लें, लेकिन बेर मिनिमम 50 से ज्यादा मत कीजिए। कि सपोज करो कि आज आपकी हम्म। सैलरी कितनी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा अराउंड 1 लाख। 1 लाख इन टेक होम कितना है, उसमें टैक्सेशन वगैरह निकालेंगे कितना है। आफ्टर टैक्स 1 लाख। तो आपका जो भी लाइफस्टाइल है उसमें 50,000 से ज्यादा नहीं खर्च होना चाहिए। जिसमें रेंटिंग भी है, जिसमें कपड़े भी हैं, जिसमें आपकी पार्टीज भी हैं, आपकी फिल्मिंग भी है, वेकेशन भी है। सब खर्चा जो मिला के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कोई ईएमआई नहीं है, तो 50% आपकी सेविंग में चला जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में चला जाना चाहिए। ओके ओके। आप यंगस्टर हो, मैरिड हो, जो भी हो, 50% से ज्यादा आप अपना मंथली खर्चे में मत निकालिए। यहाँ पे भी खर्चा ओके अगेन ओके। दो टाइप के हैं, वांट एंड नीड। वांट में और नीड दोनों में क्या कहना है, आपको 50% करना चाहिए ऑफ टोटल सैलरी। गॉट। नेक्स्ट जो मेरा लाइक क्वेश्चन है कि तो एज ए कपल, तो जैसे स्टार्टिंग में जब बैचलर्स रहते हैं हम लोग अपना फाइनेंशियल डिसीजन खुद से लेते हैं
कि ये गाड़ी खरीदना है, ये फोन खरीदना है, ये ट्रिप लेना है। तो जब हम लोग मैरिड हो जाते हैं या फिर एज ए कपल, हम लोग कैसे वो फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं? क्या हम लोग को साथ में लेना चाहिए या अपना फाइनेंस अपना सेपरेट रखना चाहिए? नहीं नहीं, आपको एज ए दोनों पार्टनर को आपको मोस्टली जो डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन है, दोनों को मिलके करना चाहिए। इंडिया में ज्यादातर जो फाइनेंशियल डिसीजन है जेंट्स लेते हैं। अगर या आपके फाइनेंशियल डिसीजन में आप साथ में सपोज करो कि आपका पार्टनर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, कि मैं फाइनेंशियल डिसीजन आपके ऊपर ही छोड़ता है, तो आपको कम से कम उसको जरूर पता होना चाहिए कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये बहुत बड़ा एक वैक्यूम है। मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखा है जिनके जेंट्स चले गए, वर्किंग जेंट्स चले गए, तो उनकी वाइफ को कुछ पता ही नहीं है कि मेरे पास क्या है, मेरे को आज इसके पास कुछ अवेलेबल है भी या नहीं है, मुझे देना है। हाँ मतलब हाँ तो वो जो एक बड़ा बड़ा डिसीजन है कि आपके जो पार्टनर है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, दोनों को एक दूसरे की फाइनेंशियल पोजीशन का जरूर पता होना चाहिए। और दोनों के पास एक जो पासपोर्ट है, सीक्रेट्स हैं, जो वो एक दूसरे को जरूर शेयर होने चाहिए, सो दैट कि इन केस ऑफ इमरजेंसी दैट कैन बी यूज्ड। अदरवाइज ऐसा ना हो कि ओके अगर वो बैंक ओके में ही पड़ा रहे और आपको पता भी ना हो कि मेरे पास क्या था। सो आपको फाइनेंशियल डिसीजन जनरली क्या करें, मिलकर लेना चाहिए। अगर एक पार्टनर नहीं भी इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर भी क्या करें, उसको पता जरूर होना चाहिए कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बेसिकली आपके पास ना एक थोड़ा सा टाइम आप लोगों हर फाइनेंशियल कपल्स को निकालना चाहिए कि उनके पास अपनी एक इनकम एंड एक्सपेंस की स्टेटमेंट होनी चाहिए कि मेरा मंथली इनफ्लो कितना है, मेरा आउटफ्लो कितना है, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कि मेरा मंथली एक्सपेंसेस में कितना जा रहा है, मेरा ईएमआई में कितना जा रहा है, और मेरा क्या कह रहा है इन्वेस्टमेंट में कितना जा रहा है। वो स्टेटमेंट आपके पास हमेशा होना चाहिए। और एक आपका बजट भी होना चाहिए, मंथली बजट होना चाहिए कि मेरा प्लान बजट कितना है। और कोशिश करना चाहिए कि उसको प्लान बजट के अंदर ही आप अपना काम करो, क्योंकि फाइनेंस जो है ना, फाइनेंस लाइफ लाइन का ब्लड है, ऑक्सीजन है बेसिकली। अगर आप फाइनेंस नहीं है हाँ तो ट्रू आपके ट्रू पास फिर लाइफ नहीं है। तो आपको हाँ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर साथ साथ चला के रखनी है, लाइफ लॉन्ग आपको चला के रखनी है। और आपको विदाउट एन, अगर आपने प्लान किया हुआ तो विदाउट स्ट्रेसफुल आप क्या करेंगे, लाइफ जियोगे। अदरवाइज आपको क्या करें, हर छोटी चीज के लिए आप स्ट्रेस में आ जाओगे। सपोज करो जैसे कि आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट किया हुआ है, कल को कुछ होता है तो आपके पास फंड्स है ना। अगर वो नहीं है तो आपके लिए वो स्ट्रेस है। जो हम लोगों का जो गलती जो यंगस्टर आज की तारीख में कर रहा है, वो गलती यही कर रहा है कि वो अपना जो कमाई है उसको सारे का खर्च कर दे रहा है। जो मैं रूल बता रहा हूँ 50-30-20 पे चलोगे तो आपको क्या कह रहा है, लाइफ लॉन्ग क्या कह रहा है, आपको साथ देगा। जैसे आपने बताया हम लोग 50-30-20 के रूल्स पे हम लोग एक प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक पूरा रोड मैप बनाना चाहिए एज ए कपल कि हम लोग 60 एक अप्रोक्स एज लिमिट तक 50-55 विथ चिल्ड्रंस होम कार सम इंटरनेशनल ट्रिप्स आल्सो, सो कैसे मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग कैसे हो सकता है वो? सबसे पहले है कि आपके पास आपकी बजटिंग होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। आपको आपको ये निकालना है कि मैं मंथली कितना पैसा ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। से ओके आपकी आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, आपके पार्टनर की सैलरी 2 लाख रुपए है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं वो सारे के सारे गोल्स आपके पास, जो मेरे बेयर मिनिमम गोल्स हैं, आपके पास एक गाड़ी चाहिए, एक आपको क्या कह रहा है घर चाहिए, बच्चों की क्या कह रहा है एजुकेशन चाहिए, बच्चों की मैरिज चाहिए, और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए। दीज आर ओके द ओके दीज आर द बेसिक गोल्स। तो उन बेसिक गोल्स को इन्फ्लेशन के साथ आपको और ड्यूरेशन के साथ आपको डिफाइन करना है। सपोज करो कि आपका बच्चा 1 साल का है। जैसे बच्चे का जब जन्म होता है, साथ ही अगर आपको पता है कि 18 से 20 साल की एज में आपको उसकी क्या कह रहा है, पहला खर्चा उसकी क्या कह रहा है एजुकेशन का है। आज ये खर्चा किसी एजुकेशन का 25 लाख रुपए है। और आपको पता है कि एजुकेशन की इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड क्या करें, उसकी क्या करें 20 साल के बाद की रिक्वायरमेंट निकालिए। ओके से आज आपका जो 25 लाख रुपए का खर्चा है, वो सपोज करो 2 करोड़ रुपए आपका क्या कह रहा है 25 से 20 साल के बाद है। तो उस 2 करोड़ की प्लानिंग आप बैकवर्ड प्लानिंग कीजिए एसआईपी की। आज जो अगर आज आज अगर आप ये कैलकुलेशन कीजिए कि आज अगर आपका बच्चा स्कूल में जा रहा हो तो उसका कितना खर्चा होगा। बेयर मिनिमम कोई भी आप कुछ भी कोर्स लगा लीजिए, से आज की तारीख में उसका 25 लाख रुपए खर्चा है। ओके आप आपका बच्चा अभी पैदा हुआ है तो उसको 20 साल के बाद खर्चा होगा। तो 20 साल का उसको इन्फ्लेशन रेट से एडजस्ट कर लीजिए कि आज इस पे 10% की इन्फ्लेशन है एजुकेशन में, तो उसका खर्चा आपका 2 करोड़ रुपए होगा। 2 करोड़ रुपए का
पूरा करने के लिए आज आपको कितनी एसआईपी करनी है, बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल है। अगर किसी की क्वेरी होगी तो मैं बैकवर्ड वर्किंग भी करके दे दूंगा। तो आप उसकी हम्म आज की एसआईपी बनाइए कि आज मेरे को हम्म उस 2 करोड़ रुपए निकालने के लिए मुझे आज एसआईपी कितनी करनी है। तो वो बच्चे ओके के बर्थ के साथ ही एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। ओके तो इंडिविजुअल हर गोल को क्या करें आप प्लान कीजिए। जैसे व्हीकल का प्लानिंग करनी है, घर की प्लानिंग करनी है, रिटायरमेंट की हम्म प्लानिंग करनी है, मैरिज की प्लानिंग करनी है, और आपकी कह रहे हैं सबकी प्लानिंग करनी है। उनकी ड्यूरेशन के साथ इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट निकालिए, उनकी बैकवर्ड एसआईपी कैलकुलेशन करना है। बहुत सारे रूपी जी के पास भी क्या कह रहा है टूल्स हैं जो आपकी गोल्स प्लानिंग करता है। उन गोल्स प्लानिंग के हिसाब से आपको एसआईपी प्लानिंग करना है। अभी आपको लगेगा कि 2 करोड़ रुपए बनाना बहुत मुश्किल है, अगर आप 20 साल की एसआईपी में करोगे तो आपको पता लगेगा 5,000 महीने की एसआईपी में आपको 2 करोड़ रुपए पूरा हो रहा है। आफ्टर 20 years एक रिटर्न परसेंटेज 11 to 12। 12 to 13% पे आप निकाल लीजिए कि अगर आपको क्या कह रहे हैं 20 साल की, वो आपकी 5 से 10 हजार रुपए की भी एसआईपी में आपका प्लान हो जाएगा। ओके तो क्योंकि 20 साल का ड्यूरेशन बहुत होता है, कंपाउंडिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप हम्म कैलकुलेटर करोगे तो आप हमें, अगर किसी की क्वेरीज है तो आप हमें भेज दीजिए, हम उनके गोल्स प्लानिंग करा पूरी पूरी आपको एक प्रैक्टिकल गोल प्लानिंग रुपीज ही आपको करके दे देगा। अगर आपको वहां पे दिक्कत आती है तो आप लोग हमसे करा लीजिए, हम क्या करें आपकी पूरी गोल प्लानिंग करके दे देंगे आपको। गोल्स आपके बड़े होंगे लेकिन एसआईपी का अमाउंट बड़ा नहीं होगा। हम्म। अगर आज प्लानिंग करोगे, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ की दोनों की इनकम 2 लाख रुपए है तो 50,000 रुपए में हम्म पूरी आपकी कह रहा सारे गोल्स प्लान हो जाएंगे। सो एज ए कपल और एज ए लाइक आफ्टर मैरिज वो कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्या होता है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है मैरिज को और उस रिलेशनशिप को? स्पेंडिंग ओवर देन इनकम। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कपल्स के लिए वो है इंश्योरेंस प्लानिंग। हम्म ओके इंश्योरेंस प्लानिंग में कपल बहुत ज्यादा एक मिस्टेक ये करते हैं कि बहुत सारे इंश्योरेंस में सेविंग प्रोडक्ट हैं, लाइफ सेविंग प्रोडक्ट हैं, हम्म उनको अवॉइड करना हम्म चाहिए। इंश्योरेंस में बंदे के पास सिर्फ 2 प्लान होना चाहिए। वन इज हम्म हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, सेकंड इज द टर्म इंश्योरेंस प्लान। हम्म बाकी कोई इंश्योरेंस प्लान आपके पास नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 प्लान ये जरूर हम्म होना चाहिए। हम्म अब मैंने एक अपने लिंक्डइन पोस्ट पे कह रहा है हिट एंड, ये मैंने एक टॉपिक डाला था, हिट टिप एंड सिप। हिप हम्म में ना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, टिप टर्म इंश्योरेंस प्लान, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये जो मेरा पोस्ट है ये इंडिया टुडे में भी पब्लिश हुआ है। ओह नाइस नाइस। हिप टिप एंड सिप तो मैंने इन्वेस्टमेंट। उसमें उस टॉपिक पे डाला था कि पहले ये 2 चीजें होनी चाहिए, उससे बाद एसआईपी होनी चाहिए। सो ओके तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है कि आपके पास कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आपका फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर होना चाहिए। फैमिली में आप होगे, आपकी वाइफ होगी, प्लस 2 आपके बच्चे होंगे। इनका एक एक रीजनेबल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए। और दूसरा हो गया आपका, इससे क्या होगा कि आपकी कभी भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी सेविंग को खाओगे या आप अपनी एसआईपी रोकोगे। अब दूसरा जो प्लान है टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म इंश्योरेंस प्लान जितने भी वर्किंग मेंबर हैं, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो दोनों को टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है। अगर एक बंदा वर्किंग प्लान बंदा है तो उस बंदे का वर्किंग प्लान है, मतलब वर्किंग बंदे के पास टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस जितना जल्दी आप लोगे उतना आपका इंश्योरेंस कम होगा। ठीक। जो आपकी जैसे एज है 25 साल की एज है तो आपको 1 करोड़ रुपए का प्लान 6 से 8 हजार रुपए में उस साल का मिल जाएगा। हमारी एज में वही प्लान आपको 45 से 50 हजार रुपए का मिलेगा। क्योंकि लाइफ बहुत अनसर्टेन है, कभी भी आपका वर्किंग पार्टनर चला गया तो आपके जो डिपेंडेंट पार्टनर है उसके पास क्या है। अगर हाँ आपका 1 करोड़ रुपए का भी अगर आपका टर्म प्लान है तो कम से कम इमीडिएटली आपके डिपेंडेंट पार्टनर को 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा तो उसकी लाइफ चल पड़ेगी। तभी हम लोगों ने जो बात बोली थी कि हम लोगों का जो फाइनेंशियल डिसीजन है कम से कम आपके पार्टनर को पता जरूर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन लोगों के टर्म इंश्योरेंस भी है, मेडिकल इंश्योरेंस भी है, बंदा वर्किंग है, उसने अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं किया, उसको नहीं बताया, तो उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या है। इंश्योरेंस कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस का पैसा तभी देगी आप जब टर्म इंश्योरेंस के डोर खड़खड़ाओगे, वो अपने आप देना पैसा नहीं आएगा। हाँ क्लेम क्लेम रजिस्टर करना पड़ेगा। और ओके ओके हर डिसीजन में आप अपने फैमिली मेंबर को जरूर डालिए। काफी काफी अच्छा डिस्कशन था, काफी कुछ सीखने मिला मेरे को। तो एक एक फाइनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी अभी का बहुत सारा
हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं या फिर खराब हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, क्या क्या फाइनेंशियल रीजन एक पार्ट है उसका? हो सकता है। वही जो ओके। हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरे का फाइनेंशियल्स का पता नहीं होना है, हम्म। या एक पार्टनर का अपने फाइनेंशियल से ज्यादा खर्चा करना है। दिस मे बी द कॉजेज। लेकिन ये नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल मे बी वन रीजन, नॉट नेसेसरीली कि फाइनेंशियली विल बी अ रीजन। ओके, कैन बी a reason if it is कैन बी। not planned properly. तो Great, आपको great. अपने जो पार्टनर है, अपने पार्टनर को साथ साथ लेके चलना है, बिकॉज शादी दो दो पहियों का रथ है। मतलब आपको दोनों पहियों को हम्म। साथ साथ चलना है, तो हर चीज, हर डिसीजन, हर चीज, आपका पार्टनर आपका हम्म। सपोर्टिव होना चाहिए, आपका ट्रस्ट हम्म। होना चाहिए कि जो भी आप लोग कर हम्म। रहे हो एक दूसरे की समझ से कर रहे हो। तो काफी बढ़िया था आपके साथ जो भी डिस्कशन हुआ हम लोगों का। काफी बहुत सारा लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, जैसे मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड थैंक यू फॉर द लेसन्स यू गिव अस।